नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एचपी स्टडीज़ में। माय नेम इज़ केशव कटोच। जैसे कि हमारे एचपी टीजीटी कमीशन की सीरीज़ स्टार्ट हुई है, जिसमें हम एचपी टीजीटी आर्ट्स और एचपी टीजीटी नॉन मेडिकल एंड मेडिकल तीनों की क्लासेस जो है वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो आज हम 20 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे ऑफ द टीजीटी आर्ट्स या फिर आपका जीएस पार्ट, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी को जो है वो यहाँ पे हम डिस्कस जो है वो आपके साथ करेंगे। ठीक है। सो 20 में से आपने बताना है कि 20 आउट ऑफ आपके कितने नंबर जो है वो यहाँ पे बन रहे हैं, ये आपने एंड में मुझे या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी जो है वो बता सकते हैं। तो इंडियन पॉलिटी की क्लास 2 है ये आपकी। इससे पुरानी जो हमारी वीडियोज़ हो रखी है उनको देखने के लिए आप हमारे वीडियो सेक्शन में जा सकते हैं, या फिर हमारा एचपी टीजीटी आर्ट्स के फोल्डर में जाके या प्लेलिस्ट में जाके भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा एचपी स्टडीज़ 01 करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो डिस्क्रिप्शन में भी हमने दिया गया है। हमारे जितने भी सोशल मीडिया साइट्स में हमारे जो अकाउंट्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन में जानकारी दी गई है, आप वहाँ पे जाके भी उनको ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कक्षा में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एचपी टीजीटी कमीशन का ऑनलाइन बैच जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है। ये 23 सितंबर से है। अभी भी अगर कोई इसको ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। जल्दी हमारा न्यू बैच भी जो है वो एचपी टीजीटी कमीशन के लिए आ रहा है, तो उसके लिए अगर आप वेट करना चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं। वो भी जल्द आपको मिल जाएगा निम्बस करियर्स ऐप पे। तो निम्बस करियर्स ऐप हमारी ऑफिशियल ऐप है, इसको आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रखिए। इसमें कई सारे इनिशिएटिव्स जो है वो आपके लिए आते हैं। तो जो बच्चे भी कोर्स लेना चाहते हैं उनको इसी ऐप में जो है वो कोर्स मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास में। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेज दैट हु अमंग द फॉलोइंग कैन रिमूव द गवर्नर ऑफ स्टेट फ्रॉम ऑफिस। तो स्टेट के गवर्नर को कौन रिमूव कर सकता है, ये आपने बताना है। लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट। तो निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटा सकता है। जैसे एक कंट्री होती है उसका हेड कौन होता है, दैट इज द प्रेसिडेंट, उसका हेड होता है। उसी तरीके से कोई स्टेट जो होती है उसका जो हेड होता है वो गवर्नर होता है। तो गवर्नर जो है एक्चुअल में हमारी एक तरीके से यूनिटरी फीचर है ये, जिसमें ये कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट है आपकी, ठीक है, जो गवर्नर है आपका, ये आपका सेंटर के द्वारा ही चुना जाएगा। तो सेंटर की तरफ से कौन इसको अपॉइंट करता है, दैट इज योर प्रेसिडेंट करता है। तो आंसर यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा। नेक्स्ट उसके बाद आता है इन विच ईयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। किस ईयर में, इन विच ईयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, 1950, 1951, 52 या 53। तो भारत देश का जो संविधान है, जब इसको 26 जनवरी 1950 को जब लागू किया गया था, उसके जस्ट एक साल बाद ही इसमें फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो है वो आपका 1951 हुआ था। जिसके बाद इसमें हमने आर्टिकल 39 को भी जो है वो ऐड किया, और उसी के अंदर हमारा जो 9 शेड्यूल है वो भी हमारा लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो है वो ऐड किया गया था। तो 1951 में हमारा फर्स्ट आप बोल सकते हैं कि हमारा अमेंडमेंट जो है वो हुआ था। अभी टोटल अगर आप अमेंडमेंट देखोगे तो 105 अमेंडमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, और 106वां अभी आपका कौन सा है, दैट इज वुमेन रिजर्वेशन जो बिल है, ये हमारा 106 आपको अमेंडमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु कैन अपॉइंट एंड रिमूव द मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। गवर्नर कैन अपॉइंट एंड रिमूव, गवर्नर कैन अपॉइंट एंड प्रेसिडेंट कैन रिमूव, गवर्नर कैन अपॉइंट एंड पार्लियामेंट कैन रिमूव, या गवर्नर कैन अपॉइंट एंड असेंबली कैन रिमूव। तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त एवं हटा सकता है। अब देखो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे हमारा एचपीपीएससी है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, ये सभी को पता है, ये एक तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको अपॉइंट तो गवर्नर करता है, बट इनको रिमूव कौन करेगा, दैट इज योर प्रेसिडेंट ही करता है। ये आपने ज़रूर जो है वो ध्यान में रखना है। ये बहुत जगह पे बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहीं से आपको जो है वो आंसर जो है वो आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है वी कमांड इज ए लिटरल मीनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिट। तो टोटल रिट्स जो है वो हमारी 5 है, और रिट्स का कंसेप्ट हमने किससे लिया, यूके से लिया, जिसमें प्रोरोगेटिव रिट्स जो है इसको बोला जाता है। तो रिट्स क्या है कि जब आपके फंडामेंटल राइट्स अगर आपको लगता है वायलेट होते हैं तब आप रिट डाल सकते हैं। और रिट कौन कौन सा कोर्ट ले सकता है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो है वो ले सकता है। हाई कोर्ट लीगल राइट एंड योर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड रिट लेता है, और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट से रिलेटेड रिट लेता है। तो वी कमांड जो है वो एक्चुअल मतलब किसका है, दैट इज योर मेंडमस। मेंडमस जो है ये आपका कहता है वी कमांड, जिसमें एक पब्लिक ऑफिशियल अगर अपनी ड्यूटी प्रॉपरली नहीं करता है तो उस पर लगाई जाती है। चलिए नेक्स्ट है अल्थिंग। अल्थिंग जो है वो किस देश की नेशनल पार्लियामेंट है। जैसे हमारी जो देश है उसको हम संसद भवन कहते हैं, है ना, संसद भवन कहते हैं हम उसको, है ना। तो उसी तरीके से जैसे नेसेट है,
तो नेसेट किसकी है? इजराइल की है। तो उसी तरीके से जैसे कांग्रेस है, तो कांग्रेस किसकी कहा जाता है? दैट इज यूएस की कहा जाता है। तो यही पूछा जा रहा है कि ऑल थिंग इज नेशनल पार्लियामेंट ऑफ आयरलैंड, आइसलैंड, पुर्तगाल या फिर स्पेन। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा? दैट इज आइसलैंड की पार्लियामेंट को ऑल थिंग जो है वो बोला जाता है। आइसलैंड का कैपिटल आपने मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैपिटल क्या है आइसलैंड का। चलिए, डाइट इज द नेम ऑफ विच कंट्रीज पार्लियामेंट। अब ये देखो, डाइट भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। यूके, यूएसए, इंडिया या फिर जापान, कौन सी कंट्री है जिसकी जो आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट है उसको डाइट बोला जाता है? तो आंसर आपका क्या आएगा यहाँ पे? जापान जो है वो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पार्डन। प्रेसिडेंट की पार्डोनिंग पावर 72 आर्टिकल में जो है वो आती है और टोटल 5 पार्डोनिंग पावर्स हैं। ये कह रहा है उनमें से कौन सी जो है वो नहीं है? पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन या कंटिन्यूशन। तो ओनली 1 and 2, 3, 4, 2 यहाँ पे पूछ रहा है कि डज नॉट कम। तो पार्डन तो आपका आता है, कम्यूटेशन भी आता है, रिमिशन भी आता है, बट कंटिन्यूशन नहीं आता है। तो ओनली 4 यहाँ पे जो है वो राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पे। तो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि वो कौन सी 2 और है। 3 के नाम आपके सामने हैं, 2 और कौन से हैं जिनकी जो आपकी पार्डोनिंग पावर्स में जो है वो आता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following states that the amount of the demand be reduced by 100। जब हमारा वोट एंड अकाउंट होता है, जब हमारे को बजट पास करना होता है, जब हमें पैसा निकालना होता है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं? वोट एंड अकाउंट करते हैं या फिर अप्रोप्रिएशन बिल होता है। तो उस टाइम पे क्या कर सकता है? ऑपोजिशन आपको कट मोशंस लगा सकता है। तो अगर वो किसी भी, जैसे मान के चलो आपने डिफेंस में जो है वो मान के चलो 100 करोड़ बोला है और उसको रिड्यूस करके वो ₹100 तक अगर कर देता है, तो वो किस प्रकार का कट मोशन होता है? पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन, टोकन कट मोशन या बजट कट मोशन। मतलब उससे वो एक ये बताना चाहता है कि आपको इसमें पैसा जो है वो कम करना पड़ेगा। पॉलिसी कट मोशन को ₹1 तक ले आता है। तो ₹1 का मतलब है कि वो पूरी पॉलिसी से ही वाकिफ नहीं रखते और बोलते हैं कि उस पूरी पॉलिसी को ही खत्म कर दो। टोकन कट में कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि अमाउंट ज़्यादा है या किसी सेक्शन में ज़्यादा लगाया तो वहाँ से हम उसको कम करें। तो यहाँ पे टोकन कट मोशन जो है वो आपका राइट आंसर जो है वो बनेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी कम अंडर द बॉम्बे हाई कोर्ट। इनमें से कौन सी यूटी जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर आती है? कब बना बॉम्बे हाई कोर्ट? 1962 में बना था। अब इसमें हमारी जो यूटीज़ है, जैसे लक्षद्वीप है तो वो केरला हाई कोर्ट के अंडर आती है। गोवा का हाई कोर्ट आपका बॉम्बे हाई कोर्ट है, बट गोवा यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे अंडमान निकोबार है, तो अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट तो कलकत्ता हाई कोर्ट है। तो यहाँ पे नन ऑफ देम जो है वो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन स्पेशल प्रोविजन फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस एंड एंग्लो इंडियंस। तो आपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताना है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग और एंग्लो इंडियन के लिए विशेष प्रावधान है। आर्टिकल 330 से 342 ए, आर्टिकल 344 टू 352 ए, आर्टिकल 350 टू 352 ए या आर्टिकल 360 टू 362 ए, किस में आएगा? जल्दी बताएं। देखो, आंसर्स आप लोगों ने अपने मन में रखने हैं। आपने जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ वो आपने आंसर जो है वो जरूर देना है। तो आर्टिकल 330 टू 342 ए के अंडर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका कब आया? वन जीवी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1970, 72, 75 या 86 में किया गया था। तो 1986 में तो अगर बोलें तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था हमारा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हमारा आया था। अगर आपसे कोई पूछेगा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी हमारी, तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हमारी 1988 में आई थी, ठीक है ना। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आपसे कब पूछेगा कि कब आया था, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आपका जो है वो 1980 में आया था। तो उसी तरीके से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो है वो आपका आया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इट वॉज मेड क्लियर दैट एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया था कि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी? मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कहेंगे प्रेसिडेंट को उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ये आर्टिकल 75 भी आपने पढ़ा होगा। तो 42 अमेंडमेंट एक्ट, 43, 44 या नन ऑफ द अबव। तो देखो, ये बोला गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट में ये कि भाई प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही जो है वो चलना पड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
द माइंड एंड द आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफ्लेक्टेड इन द प्रेम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स से डीपीएसपी। संविधान के जो निर्माता थे उनका दिमाग और आदर्श, या फिर आप बोल सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन आइडियल्स हैं या फिर मेन आप बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हमारे किस में शो होते हैं? तो सिंपल आंसर है दैट इज द प्रेम्बल। प्रेम्बल एक तरीके से समरी बोला जाता है कि अगर आपको किसी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समझाना है कि वो किस चीज़ पे बिलीव करता है, किस में नहीं करता है, तो आप उसको हमारा प्रेम्बल बता दो, उसको निचोड़ पता लग जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ का आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर? तो कई सारी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है, आर्टिकल है सॉरी, ठीक है, कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, कुछ आपकी स्टैचुरी बॉडी हैं, ठीक है ना। स्टैचुरी बॉडी जो कि पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा होती हैं। कैसे होंगी? पार्लियामेंट्री जो एक्ट के द्वारा बनी हुई हैं, जैसे कि आपका एनजीटी है, ठीक है, जैसे कि आपका नेशनल वुमेन कमीशन है, जैसे आपका चाइल्ड एंड डेवलपमेंट कमीशन है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं? स्टैचुरी बॉडीज़ हैं, ठीक है ना। तो नीति आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन जो है वो आपका क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नीति आयोग जो है ये गवर्नमेंट की बॉडी है, ना तो ये स्टैचुरी, नॉन स्टैचुरी बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपको देखने को जो है वो मिलेगी, ठीक है ना। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आपको स्टैचुरी बॉडी मिलेगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आपको स्टैचुरी बॉडी मिलेगा, फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिमूवल एंड डिसमिसल ऑफ सिविल सर्वेंट? अगर आपने किसी सिविल सर्वेंट को निकालना है, जैसे अभी आपने देखा होगा एक आईएएस ऑफिसर भी थी जिन्होंने अपना अभी ट्रेनिंग थी, और उसमें आप देखो किस तरीके से अगर ऐसे पर्सन को अगर आप आईएएस बना देंगे तो किस तरीके से वो मिसयूज़ करेगा। उसके फादर पॉलिटिशियन थे तो किस तरीके से उसने मिसयूज़ किया, हैंडीकैप का कोटा लगाया और वो क्या बोलते हैं हैंडीकैप है ही नहीं है, तो कितना मिसयूज़ जो है वो करती है अगर वो आगे सक्सेसफुल हो जाती है। अब वही कहते हैं कि अगर आप गलत काम करते किसी ना किसी दिन आप पकड़े जाओगे, और वो यही होता है। सब कुछ आपको भगवान ने दे दिया, आपको आईएएस बना दिया, फिर भी आपकी अकड़ नहीं जा रही है, और फिर भी और तो भगवान ने बोला फिर वही होता है, ठीक है ना। भगवान जो चाहते हैं वो होता ही होता है। तो फिर उन्होंने गलती की, अब गलती जब की है तो भुगतना तो अब पड़ेगा, और उन्हीं के हाथों जो उनके जो हाव भाव ठाठ वगैरह थे वही उनको मरवा गए एक दिन, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो आर्टिकल 25, 256, आर्टिकल 311 एंड 377। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? 311 इज द राइट आंसर आपका बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बी इनिशिएटेड। आप देखो संविधान में संशोधन करना है तो कहाँ शुरू किया होगा, कैसे शुरू होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इंट्रोडक्शन से, राज्यसभा में बिल लाने से, गवर्नर की वजह से, या फिर किसी भी हाउस में बिल स्टार्ट करने से। तो देखो अगर हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो हम उसको राज्यसभा और लोकसभा दोनों में जो है कहीं पे भी इनिशिएट जो है वो शुरू कर सकते हैं। जैसे मनी बिल होता है आपका, फाइनेंस बिल होता है आपका, ठीक है। इन बिल्स में क्या होता है, ध्यान रखना, फाइनेंशियल बिल में और फाइनेंस बिल में फ़र्क होता है। तो फाइनेंस बिल हो गया, मनी बिल हो गया, ये आपके शुरू ही कहाँ होंगे? ये आपके शुरू होंगे आपके लोकसभा में। तो कुछ बिल सिर्फ लोकसभा के लिए होते हैं, कुछ बिल कहीं पे भी पास हो सकते हैं, कहीं पे भी शुरू हो सकते हैं। तो आंसर नंबर डी या ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे? According to Article 361 of the Constitution of India, a criminal proceeding cannot be instituted in a court against dash during his term of office. भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार डैश के खिलाफ उसके कार्यकाल में दौरान किसी अदालत में आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। तो वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर। आर्टिकल 361 के बारे में आपने सुना होगा, जो कि एक एक्सेप्शन है आपका राइट टू इक्वालिटी में। उसमें क्या लिखा गया है कि जब भी जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो आपके गवर्नर होते हैं, इनके ऊपर ड्यूरिंग देयर टेन्यूर जो है इनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्ज नहीं लगता। तो गवर्नर यहाँ पे राइट आंसर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड अ गुड सिटीजन मेक्स ए गुड स्टेट एंड बैड सिटीजन मेक्स ए बैड स्टेट? किसने कहा था? प्लेटो, रोसो ने, अरिस्टोटल ने, या फिर लास्की ने? तो राइट आंसर आएगा आपका यहाँ पे अरिस्टोटल ने ये लाइन जो है वो बोली थी। नेक्स्ट है, विच कमेटी वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन क्रिमिनल पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस? अभी पहले क्या था, 1993 में क्या होता था कि भाई ये जो ब्यूरोक्रेट हैं, क्रिमिनल हैं, पॉलिटिशियन मिलकर जो है वो क्या कर रहे हैं, घपले कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, गुंडाराज डाल रखा है, जिससे लोगों को बहुत तंगी होती। तो इसको खत्म करने के लिए कमेटी बनाई थी, वोरा कमेटी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, तारकुंडे कमेटी या संथनम कमेटी, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका? वोहरा कमेटी जो है वो यहाँ पे
राइट आंसर जो है वो आपका देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आपने बताना इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। ए पर्सन सीकिंग इलेक्शन टू राज्यसभा, अगर किसी पर्सन को राज्यसभा का इलेक्शन करना है तो उसकी 30 साल उम्र होनी चाहिए। किसी को लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है तो 25 साल होनी चाहिए। किसी को अगर स्टेट का करना है तो वो आपकी 21 साल होनी चाहिए। और अगर किसी को विलेज पंचायत का करना है तो 18 साल जो है वो एज होनी चाहिए। मतलब क्या बोला गया है, मस्ट हैव कंप्लीट द एज ऑफ 18 ईयर्स। अच्छा, एलिजिबल टू वोट, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे इलेक्शन का नहीं बोला, फोर्थ में एलिजिबल टू वोट है, मतलब आपने वोट करना है तो आपको कितना चाहिए, तो आपको 18 ही चाहिए। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि आपको स्टेट असेंबली में भी, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में आपको इलेक्शन लड़ना है तो 25 होना चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपका 30 होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान में जो है वो रखना है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे जो है वो गलत स्टेटमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो कि आज हमने डिस्कस किए हैं। इसी तरीके के सेशन आपके साथ लेकर आएंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो बच्चे एचपी स्टडीज़ के साथ नहीं जुड़े वो सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज दिस इज़ द ओनली चैनल जहाँ पे आपको क्वालिटी कंटेंट जो है वो मिलता है। पेड बैचेस में भी आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता है, और यूट्यूब पे भी जो फ्री क्लासेस होती हैं उसमें भी आपको क्वालिटी कंटेंट जो है वो मिलता है। बाकी हमारे टीजीटी कमीशन के बैचेस हमारी निम्बस करियर्स ऐप में कोई भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो रिकॉर्डेड बैच आपको वहाँ पे मिल जाएंगे फॉर द आर्ट्स, नॉन मेडिकल एंड मेडिकल। और बाकी कोई और इशू है तो आप 7814846248 पे कॉल भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।